यानी मरम्मत भी करेगा। क्या करेगा? मरम्मत। किसका मरम्मत करेगा? टूटे फेस को 3 पार्ट में डिवाइड किया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। 2.5 लाख तक आसपास होनी चाहिए, 2.5 से 5-6 लाख तक होनी चाहिए। 20,000 पे तो आदमी मर जाता है। बॉडी के लिए ऊर्जा का काम करती है। क्लियर हुआ? तो बैक्टीरिया दूध से दही जमाने का काम लैक्टोबैसिलस करता है। कौन करता है? लैक्टोबैसिलस। फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, तो उसको बोलते हैं एक दूसरे के समावयवी हैं। जिस दिन आप खाना नहीं खाए थे उस दिन यही ग्लाइकोजन टूट के वापस हमको क्या देता है? ग्लूकोज देता है। हिस्ट्री केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, सुबह को याद करो शाम को सफा। आप पौधों ने ग्लूकोज को किसमें स्टोर किया? तो वही तो लाइन लिखा है दूसरा। पोषक पदार्थ एवं उनका वर्गीकरण। वर्गीकरण क्यों किया गया आपको पहले ही बता चुके हैं। वर्गीकरण करने के लिए सिर्फ एक ही वजह है। वो क्या है? वो सिर्फ एक ही है ताकि हम उसके अध्ययन करने में हमें क्या हो? आसानी हो। पढ़ने में उसे क्या हो? हमें आसानी हो। पोषक पदार्थ एवं उनका वर्गीकरण। पोषक पदार्थ एवं उनका वर्गीकरण। मैंने अभी जब थोड़ी देर पहले आपको समझाया कि पोषक पदार्थ की बात करें तो यहाँ पोषक पदार्थ यानी भोजन की अगर हम बात करें तो भोजन कितने प्रकार के थे? 3। एक था आपका क्या? बॉडी बिल्डिंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड। दूसरा क्या था? प्रोटेक्टिव फूड, एनर्जी। ये 3 प्रकार के भोजन है। बॉडी बिल्डिंग फूड से मतलब ये है, ये तो पहला ये होगा कि नया तो बनाएगा ही, जो पहले से टूटा उटा है उसको भी जोड़ के तैयार करेगा। ये समझ गया? यानी मरम्मत भी करेगा। क्या करेगा? मरम्मत। किसका मरम्मत करेगा? टूटे फूटों का मरम्मत करेगा, प्लस क्या करेगा? नए कोशिका का निर्माण भी करेगा। नए कोशिका का निर्माण भी करेगा। ठीक है ना? तो इसमें जनरली कौन आता है? प्रोटीन आते हैं। कौन आते हैं? प्रोटीन। ठीक है। उसके बाद प्रोटेक्टिव फूड में कौन आता है? विटामिन आते हैं। क्या आते हैं? विटामिन, जो हमको रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। किससे लड़ने के लिए? विटामिन, जल एवं खनिज लवण। ठीक है ना? एवं खनिज लवण, ये सब किसमें आ जाएंगे? आपके प्रोटेक्टिव फूड में। ठीक है। उसके बाद एनर्जी की फीड में सबसे पहले क्या आएगा? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स आएगा। और क्या है? वसा। और क्या है? प्रोटीन्स नहीं है। और 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5 हो तो क्या? 5 हो, है ना? ये क्या करेंगे? ऊर्जा प्रदान करेंगे। क्या करेंगे? ऊर्जा प्रदान करेंगे। और ये हमारे शरीर की रक्षा, रोग रोधन का काम करते हैं। रोग रोधन मतलब शरीर को बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। हमारे ब्लड को प्लाज्मा और कार्पुसेल्स में डिवाइड किया गया है। ब्लड को, ठीक है ना? पूरे ब्लड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है प्लाज्मा और एक है कार्पुसेल्स। कार्पुसेल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है आपका आरबीसी, एक है डब्ल्यूबीसी और एक है प्लेटलेट्स। समझ में आ रहा है? ये है कार्पुसेल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है। जो इसमें डब्ल्यूबीसी का काम होता है, व्हाइट ब्लड कार्पुसेल्स का, वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। एक्चुअल में डब्ल्यूबीसी को 2 पार्ट्स हैं, एक है ग्रेनुलोसाइट्स, एक है ए ग्रेनुलोसाइट्स। इसे समझने की कोशिश करिए बस कि डब्ल्यूबीसी में 2 पार्ट्स है, ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स। अब उसमें भी है आपने इसमें है एसिनोफाइल्स, बेसोफाइल्स, न्यूट्रोफाइल्स, और दूसरा है लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। अच्छा, एक बीमारी होती है एड्स। एड्स एक बीमारी है। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जिसको बोलते हैं HIV, ह्यूमन इफिशियंसी वायरस। ये वायरस से फैलता है। इस वायरस का नाम है रिट्रो वायरस। क्या नाम है? रिट्रो वायरस। ये जो वायरस है इसकी लाइफ 1 मिनट की है, बस 1 मिनट यानी 60 सेकेंड। अगर शरीर से बाहर रहा तो ये मृत्यु अवस्था में पहुंच जाएगा। ठीक है। सवाल ये है कि ये जो है क्या करता है कि ये लिम्फोसाइट को ही खा जाता है। इसका वायरस क्या करता है, जो हमारे डब्ल्यूबीसी में लिम्फोसाइट है उसी को खा जाता है। यानी इसका T4 लिम्फोसाइट्स को इसका भोजन है। T4 लिम्फोसाइट। अब ध्यान समझिएगा, ये वायरस T4 लिम्फोसाइट को ही खा गया।
तो ये बताइए कि इससे हमारी वो जो लिम्फोसाइट्स थी वो हमारी बॉडी को जो है रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान कर रही थी। यानी अब पहले हमारी बॉडी को हल्का फुल्का बुखार होता था तो हमारी बॉडी दवा बिना दवा के भी ठीक हो जाती थी, सर्दी जुकाम भी बिना दवा के ठीक हो जाती थी। इस बीमारी में जानते क्या होता है, इस बीमारी में हर चीज की दवा खानी पड़ेगी आपको, यानी आपकी दवा, आपके शरीर जो है अब इस रोग से लड़ने की क्षमता खत्म कर चुका है, यानी कुछ भी अगर आपको होगा तो उसके लिए आपको दवा खानी पड़ेगी, ठीक है ना। ये इसी बीमारी का है रेट्रोवायरस। इसका नाम तो सब लोग बेहतर जानते हो, एक्वायर्ड इम्यूनो मतलब क्या होता है, प्रतिरक्षा, वही बताया ना, शरीर की रोग रोधन। इम्यूनो डिफिशियंसी मतलब कमी, डिफिशियंसी मतलब क्या होता है, कमी। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और इसी में इसको डायरेक्ट बोलते हैं एचआईवी वायरस बोलते हैं, या फिर रेट्रोवायरस में काम करता है, ठीक है। सवाल यहाँ पर ये है कि ये लिम्फोसाइट को ही खा गया, तो आप बताइए जब हमारा डब्ल्यूबीसी काम करना कमजोर कर देगा, और ये मजबूत किससे होता है, प्रोटेक्टिव फूड से मजबूत होता है, ठीक है ना, किसका, डब्ल्यूबीसी का, ठीक है। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है जानते हो, ब्लड को थक्का जमाने का काम करता है। ब्लड को थक्का जमता है, जैसे कट गया तो ब्लड थक्का जम जाता है। क्यों थक्का जमता है पता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्लड बहे ना, ज्यादा से ज्यादा ब्लड बहेगा तो ट्रांसपोर्ट खत्म हो जाएगा, पता है ना। जब ट्रांसपोर्ट खत्म हो जाएगा तो चिड़चिड़ाहट, घबराहट, ये सब स्टार्ट हो जाएगी। तो कहते हैं ब्लड का लेवल जब कम हो जाता है तो हमको घबराहट होती है, चिड़चिड़ाहट होती है। तो ये सब इसलिए होता है क्योंकि वो हमारा ब्लड सर्कुलेशन में ब्लड नहीं है, तो कहते हैं ब्लड चढ़ाओ या ब्लड बनाओ। तो शरीर हमारी ऑलरेडी प्रोटेक्ट करती है कि जैसे कटेगा ब्लड क्लॉट कर जाता है, और किसकी वजह से क्लॉट करता है, प्लेटलेट्स की वजह से। और आरबीसी यही है जिससे हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आवागमन होता है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब प्लाज्मा, आपने कभी हॉस्पिटल गए, प्लाज्मा चढ़ाया भी जाता है, यही प्लेटलेट्स घट जाता है तो आदमी को क्या हो जाता है, वो डेंगू प्लेटलेट्स घटते हैं ना, बहुत कम होने पे आदमी बचता नहीं है। 2.5 लाख तक आसपास होनी चाहिए, 2.5 से 5-6 लाख तक होनी चाहिए। 20,000 पे तो आदमी मर जाता है लगभग 20 पे एकदम समझ लो कोमा में पहुंच जाता है। 40, अभी मेरा घट के 70 आ गया था, 1,70,000 आ गया था, ये 2.5 लाख से ऊपर होना चाहिए। वो उम्र और हाइट, लंबाई, वेट के हिसाब से होती है ना, उम्र के हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ छोड़ते हैं। अब यहाँ बात हम करेंगे कि जो बॉडी बिल्डिंग फूड है, हमने जो पहली लाइन पढ़ी थी इसमें आपने ध्यान दिया होगा, जो शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा का उत्पादन, आवश्यक ऊर्जा का उत्पादन यहाँ पढ़ा है, देखो, ठीक है ना, आवश्यक ऊर्जा का उत्पादन। दूसरा कह रहा है एवं शरीर तथा शरीर की मरम्मत एवं शरीर की रोग रोधन क्षमता को बढ़ाना। मरम्मत और वृद्धि इसमें आएगा, मरम्मत और वृद्धि किसमें आएगा, प्रोटीन से, और प्रोटेक्टिव में कौन है, विटामिन, जल एवं खनिज लवण है, ठीक है ना। अब इसमें जो सबसे पहले हमको पढ़ना है वो पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट। क्या पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं। कार्बो मतलब कार्बन, क्या है, कार्बन। हाइड्रेट्स मतलब होता है वाटर, क्या है, वाटर। कार्बन और वाटर को एक साथ मिला के हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। इसका जनरल फार्मूला होता है CxH2O का होल y, ये जनरल फार्मूला है। अभी जैसे ग्लूकोज का था फार्मूला, अगर x बराबर 6 रख दे और y बराबर भी कितना रख दे, 6, तो C कितना हो जाएगा, 6, और H12O6 हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई होगा, 6 दूना 12, और O भी 6 हो जाएगा। देख रहे हैं ना, जनरल फार्मूला होता है, समझ में आ रहा है, CxH2O का होल y। अब आप सोच रहे होंगे कि x और y क्यों रखा है, सबको एक रखना चाहिए था, तो कहीं कहीं पे कॉम्बिनेशन गलत हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर x बराबर हम 12 रखें और y बराबर जो है 10 रखें, कितना रखें, 10, 11, अब इसको रखते हैं यहाँ पे, तो C12 होगा, C क्या हो जाएगा 12, और y की जो 11 रखना है तो 11 दूना कितना हो जाएगा 22, और वो कितना हो जाएगा 11। अब किसका फार्मूला हुआ, चीनी का हुआ ना, इसीलिए इसका x और y अलग अलग किया गया है, क्योंकि यहाँ पे हर जगह जो है H2O की संख्या अलग हो सकती है, ठीक है ना, ये जनरल फार्मूला है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं। किसके हाइड्रेट्स होते हैं, कार्बन के हाइड्रेट, यानी कार्बन वाटर के साथ कंबाइन करके बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है, कार्बोहाइड्रेट्स का डिफिनेशन जब भी पूछे तो क्या कहेंगे आप, कार्बन के हाइड्रेट्स को ये हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं, जिसका जनरल फार्मूला CxH2O का होल y होता है, ठीक है ना। अब उसके बाद बात करेंगे हम कार्बोहाइड्रेट्स। यहाँ देखिए, जैविक कार्यों के लिए उनका उपयोग कोशिका ईंधन के रूप में होता है। आपको बताया था मैंने, ईंधन, कोशिका का ईंधन है वो कौन, कार्बोहाइड्रेट। क्यों, क्योंकि ये ऊर्जा देने वाले हैं,
ये ईंधन का काम इसलिए करते हैं क्योंकि यही टूट के मोनोसेक्राइड्स बनाते हैं, जो क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। और यही ग्लूकोज हमारा माइटोकॉन्ड्रिया इसको तोड़ता है और 36 एटीपी बनाता है। कितना बनाता है? यानी ये भी याद रखिएगा कि एक ग्लूकोज का कण 36 एटीपी देता है। कितना एटीपी देता है? 36 एटीपी देता है, ठीक है ना। और एटीपी हमारी बॉडी के लिए ऊर्जा का काम करती है। क्लियर हुआ? तो वही लिखा है कि हमारे शरीर, बाइक जैसे चल रही है तो बाइक में मोबिल भी तो है, लेकिन मोबिल काउंट नहीं हो रहा, पेट्रोल काउंट हो रहा है। पेट्रोल से, पेट्रोल आपका कौन है? कार्बोहाइड्रेट से बिना, यानी ईंधन। ईंधन जानते हैं ना, फ्यूल, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत इसमें? आगे कह रहा है कि ये जैविक कार्यों के लिए ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ऊर्जा तो उत्पन्न कर रहा है ना, कि ग्लूकोज जो है आपका 36 एटीपी बना रहा है। कितना एटीपी बना रहा है? 36 एटीपी। अब ग्लूकोज अगर नहीं होता तो एटीपी हमको नहीं मिलती, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती शरीर को। शरीर के लिए जो ऊर्जा प्रदान करता है, यानी शरीर को जो एनर्जी देता है, वो कौन होता है? कार्बोहाइड्रेट। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? ईंधन। कोशिका का क्या बोलते हैं हम इसको? ईंधन। इनका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलने से होता है। इसमें है क्या? कार्बन है, हाइड्रोजन और कौन है? ऑक्सीजन। कह रहा है कि इसका निर्माण जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलने से होता है। इनमें CH तथा O का अनुपात 1:2:1। देखिए है ना, ये कितना? 1 है, ये कितना है, और ये कितना है? 1। कितना है अनुपात? 1:2:1 का अनुपात है। लेकिन ये लागू कहाँ हो रहा है? चीनी पे तो लागू ना हो रहा। चीनी पे संबंध देखिए तो ये देखिए 12 दूना 24 नहीं हो रहा ना यहाँ पे, जबकि क्या है? 2:1 है ब्रैकेट में, और यहाँ पे कितना है? कार्बन सीधे 12, यहाँ नहीं फॉलो कर रहा है, ठीक है। यानी ये जो रेशियो दिया है ये सिर्फ मोनोसेक्राइड्स पे लागू होगा। किस पे लागू होगा? हाँ, ऊपर नहीं लागू होगा। लेकिन ये जो फार्मूला है CxH2O का होल वाइज सब पे लागू होगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे जो आपकी किताब में लिखा है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो 1:2:1 का होता है, क्योंकि कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। रेशियो तो पढ़ा होगा मैथ में, ये है वो रेशियो। आगे बढ़ते हैं। इसको जो है 2 भाग में डिवाइड किया गया है। एक है क्या आपका सरल कार्बोहाइड्रेट, और दूसरा आपका जटिल कार्बोहाइड्रेट्स। ये जानबूझ के जो है बुक की थोड़ी सी मिस मांगूंगा मैं इसको, बाकी किताबों में थोड़ा सा एक बार नोटिस देख लेना इसको, ठीक है। जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज और लैक्टोज। ग्लूकोज, लैक्टोज किसमें पाया जाता है? दूध में। किसमें पाया जाता है? दूध में। आपको पता है लैक्टोबैसिलस, बैसिलस मतलब होता है, अब ये बैक्टीरिया तो मैंने पढ़ाया नहीं आपको, बैसिलस मतलब होता है दंडाणु। दंडाणु मतलब जिनका आकार ऐसा हो, दंड के आकार का हो, ठीक है ना। बैसिलस वायरस, सॉरी बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया। दूध से दही जमाने का काम लैक्टोबैसिलस करता है। कौन करता है? लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस का काम होता है दूध को दही बनाना, ठीक है ना। और उसका नाम लैक्टिक एसिड की वजह से पड़ा है, जो किसमें शामिल होता है? किसमें होता है? दूध में होता है। दूध में कौन सा होता है? लैक्टोज। लैक्टिक अम्ल नहीं, लैक्टोज। OSC वर्ड है, देखो OSC किसमें होता है? कार्बोहाइड्रेट्स में। इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा, इसके नाम में क्या होगा? OSCE होगा, सफिक्स होगा OSC। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज। अब फार्मूला क्या होगा? मोनोसेक्राइड्स का यहाँ पे जो लिखा है शुरू में ग्लूकोज, इसमें लिखा है क्या? ग्लूकोज, यानी 6,6H12O6। ग्लूकोज फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में अलग है। क्या स्ट्रक्चर में अलग है? आपने नॉमेनक्लेचर पढ़ा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना, उसमें आपने पढ़ा होगा एल्डिहाइड और कीटोन, पढ़ा है ना। तो मैं स्ट्रक्चर एक बना रहा हूँ जिससे आपको दोनों क्लियर हो जाएगा। कार्बन जो होता है 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, CHOH, ठीक है ना। ऊपर वाला CH2OH बॉन्ड बनाते हैं। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4। तो 1 2 3 4 हो गया ना, 4 4 सबका देखिए 4 हो गया, ठीक है। इसका भी देखिए मैंने ये बना दिया। कीटोन यहाँ पे होता है, यहाँ पे कौन होता है? कीटोन। बॉन्ड 4 होगा ना, 1 2 3 4, जबकि इसमें क्या होता है? एल्डिहाइड होता है। इसमें क्या होता है? एल्डिहाइड। अब एक चीज याद रखिएगा, एल्डिहाइड या तो एकदम पहले कार्बन पे होता है या तो अंतिम कार्बन पे होता है, होगा बनाया ना नोमेनक्लेचर में, या तो पहले कार्बन पे होगा या तो, क्योंकि ये इंड पॉइंट होता है, एक ही बॉन्ड से वो जुड़ सकता है। तो एक बॉन्ड से जुड़ेगा तो यहाँ होगा या तो वहां होगा, जबकि कीटोन 2 बॉन्ड से जुड़ता है। दोनों तरफ कौन होने चाहिए? कार्बन होने चाहिए, देख रहे हैं ना। तो ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। फ्रक्टोज में क्या पाया जाता है? कीटोन। फ्रक्टोज में क्या पाया जाता है?
फ्रक्टोज में कीटोन होता है, जबकि ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है। क्या होता है? एल्डिहाइड। ये देखिए CHO एल्डिहाइड होता है, CHOH ऐसे भर दो, CHOH CHOH, ठीक है ना। अब आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, कंफ्यूजन है, अभी मैं दूर कर दे रहा हूं आपको। जो ये जनरल फार्मूला है, ये ओपन चेन है। कौन सी चेन है? ओपन। अब जिससे पहले बनाया था क्लोज चेन थी। अब इसमें कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 है ना, ठीक है। अब हाइड्रोजन देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना। ऑक्सीजन देखिए, 1 2 3 4 5 6 ओ 6 हो गया ना फार्मूला। इसमें भी देखिए, और 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन हो गया। हाइड्रोजन देखिए, 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन देखिएगा 1 2 3 4 5 6, देख रहे हैं ना। ये ओपन चेन है, वो क्लोज चेन थी जो आपको बनाया था। तो आप इसमें अगर जनरल देखा जाए तो दोनों का फार्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर दोनों का क्या है? अलग है। यही कारण है कि ग्लूकोज बोला जाता है और दूसरे को फ्रक्टोज बोला जाता है। जब दोनों सेम होंगे तो दोनों का अलग नाम नहीं होगा। ट्रैक्टर दोनों देखते हो ना, तो दोनों को बोलते ट्रैक्टर ट्रैक्टर। अगर वही थार की तरह दिखने लगे तो ट्रैक्टर और थार बोलोगे ना, नाम दूसरा पड़ जाएगा उसका। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे यही है, फार्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। इसको केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं समावयवता। हाँ, पढ़ा है ना, समावयवता, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ये समावयवता है कि फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, तो उसको बोलते हैं एक दूसरे के समावयवी हैं, और यह गुण समावयवता कहलाता है। एक दूसरे के आइसोमर है, और ये जो सिम्टम्स है, क्या है? प्रॉपर्टीज। हाँ, प्रॉपर्टीज है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। ऐसे आइसोमेरिज्म भी 2 टाइप्स के होते हैं, सब में 2 ही टाइप चल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि अगर ग्लूकोज का, आप लोगों ने थोड़ा सा सोचा होगा कि C6H12O6 ग्लूकोज का भी है और C6H12O6 फ्रक्टोज का भी है, तो क्या डिफरेंस है? सवाल आता है ना। तो डिफरेंस ये स्ट्रक्चर का डिफरेंस है। ये कीटो समूह है और ये एल्डिहाइड समूह है। इसको बोलते हैं एल्डोज। क्या बोलते हैं? और इसको बोलेंगे कीटोज, OSC, कीटोज, एल्डोज। एल्डोज एल्डिहाइड, समझ में? एल्डोज होता है ग्लूकोज, कीटोज होता है फ्रक्टोज, ठीक है ना। जैसे अभी हमने आपको दिखाया था, स्टार्च दिखाया था और सेलुलोज दिखाया था। मैंने बताया था फार्मूला C6H10O5 होता है, लेकिन जब ये टूटते हैं ना तो कुछ और देते हैं, वो कुछ और देता है। क्लियर, समझ में आ रहा है? अभी चीनी था, चीनी का फार्मूला C12H22O11 था। चीनी जब टूटता है तो एक ग्लूकोज देता है और एक क्या देता है? फ्रक्टोज देता है, क्योंकि वो डाइसेक्राइड्स है। आपको यहाँ बात करेंगे हम सरल कार्बोहाइड्रेट्स की। तो सरल कार्बोहाइड्रेट जो है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और लैक्टोज, सरल रूप में यह गन्ना, चुकंदर, खजूर में काफी मात्रा में पाया जाता है। मैंने बताया था चीनी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? गन्ना और चुकंदर। बोलते हैं शुगर केन, सॉरी केन शुगर और बीट शुगर, ठीक है ना। तो जो चुकंदर से जो चीनी बने वो बीट शुगर होगा, और जो गन्ने के जूस से बनेगा उसे क्या बोलेंगे? केन शुगर बोलेंगे। और तीसरा इसने लिखा है खजूर, डेट्स। खजूर, डेट होता है ना, खजूर। तो लोग बोलते भी है अगर इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाना हो या एनर्जी ज्यादा लेनी हो तो खजूर खाया करो, सुना होगा। तो खजूर से क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। मुस्लिम परिवार के कौन कौन है? अरमान, क्या नाम है? हाँ, इमरान। ये बताओ कि जब रमजान का व्रत चलता है, हाँ, तो सबसे ज्यादा खजूर आता है कि नहीं आता घर पे? इसीलिए आता है क्योंकि वो खजूर किसका काम करता है? एनर्जी गिविंग फूड का काम करता है। क्लियर, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। नंबर दूसरा है जटिल कार्बोहाइड्रेट्स। कह रहा है कि मंड यानी स्टार्च। सवाल अगला आपके सामने है कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? बताइए, पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं। हमेशा दिमाग में रखिए, पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं। और प्रकाश संश्लेषण से वो ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज स्टोर होता है उनकी बॉडी में। जैसे मैंने कहा था कि आज पौधे ने जो है 100 ग्लूकोज बना लिए, 100 ग्लूकोज बना लिए, 10 उसकी बॉडी ने यूज किया, तो 90 वो क्या करेगा? स्टोर करेगा। स्टोर करेगा तो किस रूप में स्टोर करेगा? स्टार्च के रूप में। याद रखिएगा, किस रूप में स्टोर करेगा? हमारी बॉडी, अपनी बॉडी को देख लो। अगर हम आज 10 रोटी खाए हैं, कल 2 रोटी खाए हैं, परसों खाइबे नहीं किए, हमारी बॉडी को तो हमेशा एनर्जी की जरूरत थी, ठीक है। तो मान लीजिए आज आपने खाया 10 रोटी, आपको मिला 100 किलो कैलोरी एनर्जी। आपने बॉडी खर्च किया 10, कितना खर्च किया आपने? 10। 90 आपकी बॉडी में स्टोर होगा। कितना होगा? स्टोर होगा। ऐसे करके धीरे धीरे स्टोर करते करते हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है ग्लूकोज। ग्लूकोज का यूज कितना किया? 10 का किया। बनाया, खाया कितना था आपने? 100। आपकी बॉडी ने स्टोर कर लिया उसको, ग्लूकोज को।
किसमें स्टोर कर लिया? ग्लाइकोजन में। किसमें स्टोर कर लिया? ग्लाइकोजन में स्टोर कर लिया आपने। जैसे आप गेहूं चावल ला के डब्बे में भर के रख लेते हो, ठीक है ना, वैसे ही वो ग्लूकोज को क्या कर दिया? स्टोर कर दिया ग्लाइकोजन में। जबकि पौधों ने स्टोर किसमें किया? स्टार्च में। ठीक है ना, याद रखिए इस पॉइंट को कि पौधों ने भी ग्लूकोज को स्टोर किया और बॉडी, हमारी ह्यूमन बॉडी ने भी ग्लूकोज को स्टोर किया, लेकिन जो हमारी बॉडी स्टोर किया उसको ग्लाइकोजन बोलते हैं, जो कि पौधों ने किया उसको स्टार्च बोलते हैं। इन दोनों का काम सेम है। जिस दिन आप खाना नहीं खाए थे उस दिन यही ग्लाइकोजन टूट के वापस हमको क्या देता है? ग्लूकोज देता है। इसीलिए मम्मी कहती है कि रात को खाना खा के सोया करो, नहीं तो खून जलता है। खून नहीं जलता, कौन जलता है? ग्लाइकोजन जलता है। कौन जलता है? खून ऊन नहीं जलता। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना? तो क्या जलता है? ग्लाइकोजन। जो आपकी बॉडी ने स्टोर किया था वही धीरे धीरे क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे आपको बहुत जल्दी भूख लगने लगेगी। अगर 3 दिन तक भूखे रहो आप ना, भूखे का मतलब ये है कि 3 दिन तक तुम उतना ही खाना खाओ कि जिसमें से आपका बॉडी का भी ग्लाइकोजन यूज हो। यानी एक रोटी खाया दिन भर चला रहे हो आप, या समोसा खा के दिन भर चला, 3 दिन चलाओ। पहले दिन तो एक समोसा खाने के बाद भी आप बोलोगे बड़ी बढ़िया, कल जो है थोड़ा थोड़ा ग्लाइकोजन कम होता जाएगा जब आपकी बॉडी में, तो चौथे दिन आवाज बंद हो जाएगी, आपकी बोलने की क्षमता खत्म हो जाएगी। जब भूख लगेगी आपको तो बोलने की कैपेसिटी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तब आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं मिल पा रहा है। क्लियर समझ में आ रहा है? आप लोग नोटिस किया होगा इस चीज को। तो ये होता है। तो सवाल यहाँ पर ये है कि जटिल अणु में अगर हम पढ़ेंगे तो स्टार्च की बात आएगी, क्योंकि पहले वो ग्लूकोज था, एक ग्लूकोज स्टार्च में नहीं बदलता है, कई ग्लूकोज को क्या बनाता है? स्टार्च बनाता है। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं। जैसे अगर आपको ईटा फैला के फेंकना है तो फैला हुआ ग्लूकोज है, और सबको इकट्ठा करके ढेरा लगा दिया आपने, तो क्या बन गया? वो स्टार्च हो गया। क्या हो गया? स्टार्च। तो पहले वो क्या था? सरल था, अब क्या हो गया? जटिल हो गया। समझ में आ रहा है ना? तो आपका जो स्टार्च का फार्मूला है क्या है? C6H10O5 है का होल एन है। होल एन क्यों आ गया? ये यही बता रहा है कि हम बहुत सारे ग्लूकोज को जोड़ दिए हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन वाटर निकलता है। यहाँ पे क्या होता है? वाटर निकलता है। यानी जब 2 ग्लूकोज को आपस में जोड़ेंगे तो एक वाटर कम होगा। कैसे कम होगा वो मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, दिखा दूं ना उसको, क्योंकि देखिए यहाँ पे वाटर कम हो गया। मैंने कहा जबकि होना चाहिए क्या चाहिए था? C6H12O6 है, तो आपको यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन कम नहीं दिख रहा है? क्या कम हो गया? एक वाटर कम नहीं दिख रहा है? तो कम क्यों हुआ? तो उसको मैं अभी शो कर दे रहा हूँ आपको। जो आपका वहां पे है ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन का भी फार्मूला क्या होता है? C6H10O5 का होल एन, वहां भी होता है। अब ध्यान दो यहाँ पे, ये मैं क्लोज चेन अब बना रहा हूँ। कौन सी चेन बना रहा हूँ? क्लोज। अगले साल अगर आप मिलेंगे 11th में तो हो सकता है आपको बता भी दें कि ये क्लोज कैसे बना है, ओपन वाला, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है। इसमें भी अल्फा बीटा होता है, बहुत कहानियां हैं। हिस्ट्री केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, सुबह को याद करो शाम को सफा। नहीं सुना है क्या? सुना नहीं है? आज सुने हो? अभी बता रहे हैं एक बार और, रुक जाओ। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये देख रहे हो ना, यहाँ पे OH है, यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे भी OH है और यहाँ पर भी क्या है? OH है। यहीं से अगर हम H निकाल दे तो H प्लस लेगा, O माइनस लेगा और OH पूरा निकल जाएगा। ठीक है ना? अब ये O क्या करेगा? सीधे इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। यानी यहाँ से क्या निकला? एक OH गया है और यहाँ से एक H गया है, दोनों जोड़ दिए, क्या निकल गया? H2। समझ में आ रहा है? यानी जब 2 ज्वाइंट होंगे तो एक वाटर रिलीज होगा, तभी तो हम वापस उसको लाने के लिए एक वाटर देना पड़ रहा है। नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब हम किसी चीज को कुछ देंगे तभी वो हमको मिलेगा। यानी यहाँ पर ये है कि अगर हम वाटर यहाँ से निकालें तो फिर अगर हम वाटर देंगे तभी ये टूटेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये टूटेंगे तभी जब हम इनको वाटर देंगे, यानी तब हाइड्रोलिसिस होगा। अभी जो हुआ है हाइड्रोजेनेसिस हुआ है, ग्लाइकोजेनेसिस। और लिसिस का मतलब क्या होता है? टूटना। ग्लाइकोलिसिस से ग्लाइकोजन टूटता है ग्लूकोज में। किसमें टूटता है? ग्लूकोज में। स्पेलिंग गलत लिखे तो कोई बोला ही नहीं, चलो कोई बात है। ग्लाइकोलिसिस से ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनता है, और जब उल्टा जब बनता है तो क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब बन रहा है। अब बताइए, यहाँ पे एक सरल कार्बोहाइड्रेट था और एक जटिल कार्बोहाइड्रेट था। सरल कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेकेराइड्स आते हैं। कौन आते हैं? मोनोसेकेराइड्स।
और जटिल कार्बोहाइड्रेट्स में पॉलीसेकेराइड्स आते हैं। क्या आते हैं? पॉलीसेकेराइड। क्लियर हो गया? जब होल एन लग जाए तो समझ लेना पॉलीसेकेराइड्स। जब होल एन लगा है ना यहाँ पे, नहीं लिखा यहाँ पे C6H10O5 का होल एन, तब ये क्या कहलाएगा? जटिल। पॉलीसेकेराइड्स होगा, जटिल होगा, और सरल में क्या होगा? मोनोसेकेराइड्स होंगे। तो किताब में लिखा है जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज आदि सरल रूप से ये गन्ना, चुकंदर, खजूर आदि में काफी मात्रा में पाए जाते हैं। अब उसी को पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा, जटिल कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में मंड। स्टार्च का दूसरा नाम क्या है? मंड। आपको अगर स्टार्च खाना है, स्टार्च बहुत अच्छी चीज है। जब कोई भी चीज अंकुरित हो जाए, अंकुरित का मतलब जैसे चना हो गया, गेहूं हो गया, जौ हो गया, तो जब अंकुरित होते हैं तब इसमें मंड की मात्रा होती है। समझ रहे हैं ना? मंड बोले तो स्टार्च। तो मंड प्रमुख खाद्य पदार्थ है जो आलू, चावल, अरबी, मक्का तथा साबूदाना आदि में पाया जाता है। व्रत में लोग साबूदाना खाते हैं ना। पता नहीं कहां से पवित्र हो गया, कहां से हमारा व्रत सही रहा। कार्बोहाइड्रेट्स के कार्य। कार्बोहाइड्रेट्स के कार्य नंबर 1 देखिए। साबूदाना एक पौधा होता है, साइकस। साइकस के पौधे से बनता है। साइकस और पाइनस, पाइनस से बनता है पाइन ऑयल, और साइकस से बनता है। ये आपको बीएससी में मिलेगा, बायोलॉजी में। ये सभी जीवों में ऊर्जा का स्रोत का कार्य करते हैं। आपको पहले से पता है। कितने लोग थक चुके हैं? थक गए? कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करें तो उसका कार्य क्या है, तो आपको सबको पता है कार्बोहाइड्रेट का काम है ऊर्जा देना। क्या देना? ऊर्जा देना, एनर्जी की ऊर्जा देना, वृद्धि करना। प्रोटीन्स का काम है। अब ज्यादा मात्रा में बनेगा तो भले ही वृद्धि कर ले। ये कह रहा है कि ये सभी जीवों में ऊर्जा का स्रोत का कार्य है। श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से ऊर्जा मुक्त होती है। जो मैंने रिएक्शन दिखाया था अभी आपको, कि ग्लूकोज का श्वसन किया आपने। श्वसन मतलब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराए तो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एटीपी बना था। यानी हमको क्या मिला था? ऊर्जा मिला था। ये मंड के रूप में पौधों तथा ग्लाइकोजन के रूप में जंतुओं में संचित ईंधन स्रोत है। देखा लिखा है वहां पे, संचित ईंधन स्रोत। अब तुमको भी नींद आ रही? संचित ईंधन स्रोत 2 हो गए। देखो, संचित ईंधन स्रोत, जंतुओं ने अपना ग्लूकोज को किसमें स्टोर किया? ग्लाइकोजन, सॉरी ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन में। अब पौधों ने ग्लूकोज को किसमें स्टोर किया? तो वही तो लाइन लिखा है दूसरा, कि कह रहा है कि ये मंड के रूप, मंड बोले तो स्टार्च के रूप में पौधे तथा ग्लाइकोजन के रूप में कौन रखता है? जंतु। संचित ईंधन स्रोत है। नंबर 3, ये कोशिका कला। कोशिका कला याद है? केंद्रक कला। कोशिका कला, केंद्रक कला। मैंने बताया था सेल वॉल के जस्ट नीचे केंद्रक कला होता है। आज जंतुओं में सेल वॉल नहीं होता, क्या होता है? कोशिका कला होती है। ध्यान समझिए। ये अगर सेल वॉल है, ये क्या आपका? सेल वॉल। तो इसके नीचे मैंने बताया था एक लेयर होती है ये, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली, केंद्रक, सॉरी कोशिका कला या झिल्ली, वही बोलते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन। तो जो जंतु होते हैं उसमें सेल वॉल नहीं होता। क्या नहीं होता? सेल वॉल। तो क्या होगा? कोशिका झिल्ली ही होगी। क्या होगी? कोशिका झिल्ली। कह रहा है कोशिका कला तथा संयोजी ऊतक की संरचना में सहयोग देते हैं। यानी कोशिका कला का रचना करते हैं और संयोजी ऊतक। ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? ऊतक पढ़ा है ना? अभी नहीं पढ़ा? इसमें है ना, बताएंगे। वो है स्केलेटन काइमेटस, पैरेनकाइमेटस, कोलेनकाइमेटस, पौधों का है। जंतु में जो होते हैं मसल्स, मसल्स बताया था ना। ऊतक भी बता देंगे। आगे बढ़ते हैं इसमें। टिश्यू। डीएनए और आरएनए में क्रमशः, देखिए डीएनए और आरएनए ये दोनों क्या है? न्यूक्लिक अम्ल है। क्या है? न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए एवं आरएनए में क्रमशः डीऑक्सी राइबोज तथा राइबोज सकरा पाई जाती है। अब डीऑक्सी राइबोज और राइबोज में क्या अंतर है? याद रखिए, डीऑक्सी मतलब एक ऑक्सीजन कम होगा। किससे? आरएनए से। नाम से ही देखो, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड में एक ऑक्सीजन अधिक होगा और डीऑक्सी में एक ऑक्सीजन उससे कम होगा। ठीक है ना? तो कह रहा है कि डीएनए आरएनए राइबोज सकरा पाई जाती है। पेंटोज शुगर होता है उसमें। मैंने लिखा था शायद उस दिन चार्ट में, इसमें पेंटोज शुगर होता है।